हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं। आज का है लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करना है। हम देख रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड इन द एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। आज का है पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देखे थे। आयोनिक रेडियस और जो एटॉमिक रेडियस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी थे हमारे। पहले हमें देखनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद देखनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरी देखनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तीनों प्रॉपर्टी को आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टी पार्ट 3। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेक्चर नंबर इज 7, चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ वीएम एकेडमी नासिक। हम हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे कभी कभी क्वेश्चन आता है। डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। नेम द फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड, हाउ डज इट वेरी डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। मतलब सब कुछ हमें डिस्कस करना है। तो चलो पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी का मीनिंग है हीट, हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें पता है मेटल्स क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जैसे सोडियम मेटल की बात करें हम तो उसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 281। तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है और क्या करता है, Na+ आयन क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, इस प्रोसेस में रिमूव किया जा रहा है। तो जब भी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तब वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब उसे एनर्जी देनी पड़ती, तब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर जाने देता है। उसे ही कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयन फॉर्म होने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे डेल्टा H से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इसके लास्ट सेल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, वो लूज कर रहा है। तब क्या लगेगी, इसे एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करोगे आप, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस आइसोलेटेड सेल से क्या होगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन कैसी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है कहाँ से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस मेटल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी। इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और डिनोट किया जाता है बाय डेल्टा H। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से जब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, उससे सेपरेट करना है, उसे लूज करवाना है, तो आपको वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसे ही कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो एलिमेंट इजीली क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, उनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना चाहते, तब वहाँ पे ज़्यादा हीट देके, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसे एक्सप्रेस किया जाता है एक क्वांटिटी है मेजरमेंट की। ओके, तो यहाँ पे क्या इसे मेजर किया जाता है इन किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट होगा। इसमें इसको क्या है, मेजर किया जाता है। अभी हमें देखने हैं फैक्टर्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर है, जो फैक्टर क्या होगा उस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन की डिपेंड होगी। तो 4 फैक्टर है यहाँ पे जिस पे ये डिपेंड होगी। पहला होगा साइज और रेडियस ऑफ एटम, तो साइज पे डिपेंड है। दूसरा होगा न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियर चार्ज, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। उसके बाद स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इनर इलेक्ट्रॉन का, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डेवलप होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या कर लेता है, शील्ड कर लेता है, स्क्रीन कर लेता है, ताकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या है, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या है, एक्सपीरियंस ना हो। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये सारे पे क्या होगा, इन 4 फैक्टर पे क्या होगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिपेंड होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। मतलब अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके और आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, ये ग्रुप में क्या पीरियड में क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा ये ऐसे। मतलब जब पीरियड में आप क्या जाओगे, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है एंड इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। आपके सिलेबस में नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट क्या दिया है, क्वेश्चंस दिए, लेकिन इसे अच्छे से समझ लो। क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, मूव करेंगे इन द ग्रुप। तो पहले हम ग्रुप का देख लेते। तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप से बॉटम में आएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव कर रहे हैं हम लार्जर वैलेंस शेल से। मतलब ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं उनके शेल छोटे होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाओगे सेल नंबर क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। और जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, ईजी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो कम एनर्जी में भी जैसे जैसे नीचे जाओगे, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में से क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके यहाँ पे क्या होता है, जो स्क्रीनिंग होता है ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ईजी होगा। इसीलिए जैसे ही टॉप से बॉटम में जाते हो, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। मतलब कम एनर्जी में भी क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। मतलब ऊपर वाले को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सेकंड वाले को और थोड़ी कम लगेगी, थर्ड को और कम लगेगी, ऐसे होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट पीरियड में देखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इन पीरियड सेम होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके अक्रॉस द पीरियड आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हेल्ड मोर टाइटली इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या करता है न्यूक्लियस, अभी पीरियड नंबर ऑर्बिट नंबर तो सेम है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है न्यूक्लियस और ज़्यादा क्या करता है, हेल्ड करके रखता है। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल में से रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इन जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, लिथियम को कम लगेगी, उसके बाद बेरिलियम को थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बोरॉन को और लगेगी, कार्बन को उससे ज़्यादा लगेगी, फ्लोरीन तक सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ऐसे लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, बट क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और जो न्यूक्लियस ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल के क्या किया है, टाइटली हेल्ड करके रखा है। तो उन्हें निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके ये तो समझ में आया। अभी इन चार फैक्टर को भी देख लेते हैं, इनका क्या इफेक्ट होगा। पहले हम देखेंगे साइज ऑफ रेडियस ऑफ एटम। तो क्या होगा, लार्ज साइज जितनी होगी उतना क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा। जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा आउटर मोस्ट सेल का, उतना क्या होगा, उससे अट्रैक्शन कम होगा। देखो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर इससे कंपेयर करोगे तो इसका अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज, क्योंकि वो मैग्नेट जैसा है। तो क्या होगा यहाँ पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और रेडियस ऑफ एटम। जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, कम एनर्जी में आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कंपेयर करके देखो, सपोज एक ऐसा एटम है और एक ऐसा एटम है, तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकलना है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसने टाइटली हेल्ड करके रखा है, आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वही इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस ने इतना टाइटली हेल्ड नहीं किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। इसीलिए कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और साइज ऑफ एटम। ओके पहला समझ में आया। दूसरा देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ग्रेटर द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा क्या होता है, चार्ज होता है, उतना क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आउटर मोस्ट सेल को उतना टाइटली क्या करके रखता है, हेल्ड करके रखता है।
तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ओके, इसका मतलब क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, द नंबर क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। तो अट्रैक्शन जितना कम होता है उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन ने शील्ड करके रखा है, तो अभी तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट इन इनर इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऐसे होगा, एस का सबसे ज़्यादा पी, फिर डी, फिर एफ, मतलब एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या ऐसे होगा इसका ऑर्डर। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ऐसे डिक्रीज होगा इन सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, ये समझ में आया है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पे, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस छोटा सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये पेयरिंग होता है, तो तब क्या होता है, इसे ज़्यादा एनर्जी लगती है पेयर में से इलेक्ट्रॉन निकालने को। यहाँ पे 3 बॉक्स होते हैं, तो तीनों अगर पेयर होंगे तो और थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। यहाँ पे ज़्यादा, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी कम लगेगी। मतलब क्या है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी ऑर्बिटल फ्रॉम द एस इलेक्ट्रॉन देन। एस को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर एस ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि पी डी एफ ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे, ये इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि इनकी साइज़ क्या है, बड़ी। सबसे इजी कहाँ से निकालना है, एफ ऑर्बिटल में से, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 बॉक्स होते। तो शील्डिंग जो होता है इफेक्टिव होता है व्हेन ऑर्बिटल इन इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है जब इनर ऑर्बिटल क्या होता है, फिल्ड होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, देखो यहाँ पे, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड। अगर ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की बात करें और अगर ऑर्बिटल ऐसे फील्ड है, हाफ फील्ड कंडीशन कहते हैं, तो हाफ फील्ड कंडीशन क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये होगा पी के लिए। डी के लिए भी वैसे होगा, अगर डी का ऐसे हाफ फील्ड है तो इसके इसके सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि ये क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। हाफ फील्ड हुआ या कंप्लीटली फील्ड हुआ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड होगा। जितने क्या होंगे, लेस अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी इजी होगा। बट हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होगा तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्टेबल होती है। चलो अभी समझ में आया है जो है। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है उन्होंने, गिव रीजन कहा है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1। अल्कली मेटल याद रखना है, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है। इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं सिर्फ आई लिख रही हूँ अभी, ये क्या होता है, लो होता है। ऐसा क्यों क्वेश्चन है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो क्या होगा, हमें पता है क्या होगा। अल्कली मेटल मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहले ग्रुप की। हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इनका ही मेंबर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से लेकर CS तक। ओके, तो ये हो गया ग्रुप 1, इनको कहेंगे अल्कली मेटल। तो क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में क्या होगा, तो ये जो पीरियड होगा इसके आगे के जो मेंबर होंगे, यहाँ पे क्या होता है पीरियड में, ये हो गया ग्रुप। इस ग्रुप का क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है। ओके, और पीरियड की बात करती, इनके आगे का ज़्यादा क्यों है वो पहले देखते। पीरियड में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो हम देख चुके हैं।
तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोर टाइटली हेल्ड होंगे। तो क्या करते हैं ये एलिमेंट जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करते हैं, टाइटली हेल्ड करके रखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इसका कम होगा, उससे सेकंड वाले ने ज़्यादा टाइटली हेल्ड किया होगा, थर्ड वाले ने और टाइटली हेल्ड किया होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनर्ट गैसेस तक जाएगा। ओके, तो अल्कली मेटल फर्स्ट मेंबर है, तो इनका क्या होगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट तो सेम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे यहाँ पे इंक्रीज, मतलब अगर पीरियड को डिस्कस करोगे तो ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 का सबसे कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे कम भी होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं किया होगा, यहाँ से आगे क्या होता है, वो हेल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, मतलब कम एनर्जी में भी अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो रिमूव करते। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस जो है, इनर्ट गैसेस का पूछा है उन्होंने। इनर्ट गैसेस हैव एक्सपेक्टेशन हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इनका एक्सपेक्टेशन है कि क्या होना चाहिए, जो डेल्टा एच है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इनर्ट गैसेस कहाँ से लेकर, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड मोर, ये क्या है, इनर्ट गैसेस है। ये अपना क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, इसका है 2 8, इसका है 2 8 8, ऐसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट सेल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इसका लास्ट सेल देखोगे तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो चलो देखते हैं इनर्ट गैस का क्या लिख सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सेम होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। मतलब इस साइड से इस एंड में क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका सबसे हाईएस्ट होगा क्योंकि ये एंड के मेंबर है। ओके, ग्रुप 18 है ये। अल्सो इनर्ट गैसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनको इन्होंने टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको। ये दूसरा रीजन हो गया। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, एक्सट्रीमली राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहाँ जाके खत्म होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज, कि आयोनाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे एंथैल्पी इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। उसके बाद जो टाइटली हेल्ड करके रखता है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो भी इन्हीं पे एंड होगा। मतलब इनका ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे। उसके साथ इनका क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उन्होंने अपना डुप्लेट और ऑक्टेट क्या किया है, कंप्लीट किया है, और ये क्या होती है, हाईली स्टेबल कंडीशन होती है। ऐसे कंडीशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है इनर्ट गैसेस हैव द हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाई होता है बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलो इसी पे और एक क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है ये। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने सिर्फ डेल्टा एच लिखा, ऑफ लिथियम इज 520 किलो जूल पर मोल एंड फ्लोरीन इज 1681 किलो जूल पर मोल। देखो लिथियम, उसके बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 9 है। ओके, मतलब ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन द पीरियड। तो ये लेफ्ट टू राइट है पीरियड में। तो हमें पता है पीरियड में क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। तो इन्होंने यही पूछा है कि ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो बोथ लिथियम एंड फ्लोरीन बिलोंग्स टू द पीरियड 2। इनका पीरियड क्या है, 2 है। सेकंड पीरियड को क्या करते हैं, ये बिलोंग करते। पहला पीरियड हाइड्रोजन हीलियम का है और इनका दूसरा है। अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो सेम होता है। कितनी बार तो बोल चुके हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों सेम होगा, क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर चेंज नहीं होता, सेम ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। उसके बाद लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन
टाइटली क्या होंगे, हेल्ड होंगे बाय द न्यूक्लियस। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करते जाता है न्यूक्लियस, तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस क्या होगा, थोड़ा सा लूजली हेल्ड होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइट, उससे टाइट, उससे तो फ्लोरीन तक जाने तक क्या होगा, वो कंप्लीटली टाइट होगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, तो कम एनर्जी में वो निकल जाता है। लेकिन फ्लोरीन के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन अगर निकलना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हेंस फ्लोरीन विल हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैन लिथियम। तो फ्लोरीन का ऑलमोस्ट होता है 1681 किलो जूल पर मोल और लिथियम का होता है 520 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि टाइटली हेल्ड नहीं है, लूजली हेल्ड किया है न्यूक्लियस ने, और इसे टाइटली हेल्ड किया है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और लिथियम में से निकालना थोड़ा सा इजी होगा। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये, व्हाई इज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले सेकंड और फर्स्ट समझ लो क्या है। सपोज मैग्नीशियम है Mg, ओके, 12 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फर्स्ट डेल्टा H और मैं लिख रही हूँ सेकंड डेल्टा H, कोई भी एलिमेंट एक ही टाइम पे दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। तो पहले इसने क्या किया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया और Mg प्लस बना, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Mg2 प्लस बना। तो इसे कहोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे कहोगे सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फिर दूसरा, कहीं कहीं पे 3 या 4 भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होते। तो उन्होंने क्या कहा है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड टाइप पे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, इजी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ऐसे दिखाया जाता है H1, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को दिखाया जाता है ऐसे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। तो क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है इसे ग्रेटर होता है दैन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व द रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। तो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने के बाद ये स्पेसिस क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, और पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा। इसीलिए हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ये आपको याद रखना है। चलो और एक क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 109, जल्दी निकालो टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 109। 109 पे क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में डी देखना है। अभी वहाँ पे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर दिया है, तो उन्होंने जो दिया है मैं शॉर्ट में ड्रॉ कर रही हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है लिथियम और बेरिलियम, यहाँ के अंदर के सारे दिए, यहाँ पे भी ये 3 दिए, और चौथे में यहाँ पे दिया है उन्होंने ऑक्सीजन और सल्फर। बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल बॉक्स से दिखाया है, आप लोग भी वहाँ पे देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन है उस पे, विच एटम शुड हैव स्मॉलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन और सल्फर। टॉप टू बॉटम क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, टॉप टू बॉटम किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, हुज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉलर। तो सल्फर शुड हैव द स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, तो सल्फर का कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन, लिथियम फॉर्म Li+ आयन, बेरिलियम फॉर्म Li2+ आयन। तो उन्होंने कहा है कि ये Li+ आयन फॉर्म करता है और बेरिलियम Li2+ आयन फॉर्म करता है, ऐसा क्यों। सेकंड क्वेश्चन है, तो देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये तो इनर शेल हो गई है, वो तो कंप्लीट है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। तो देखो क्या होगा, लिथियम अचीव नोबेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक हीलियम, कब करेगा वो, जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आता है, 1+ चार्ज आता है। और बेरिलियम
हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कब ला सकता है, जब वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इसीलिए उस पर क्या आता है, 2+ चार्ज आता है। तो लिथियम कैन अचीव नोबेल गैस कन्फिग्रेशन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, while beryllium achieve that same electronic configuration by losing 2 electron. That's why lithium carry +1 ion and beryllium carry +2 ion. चलो कुछ और क्वेश्चन करते। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। बोरॉन क्या कहा है उन्होंने, स्मॉलर दैन बेरिलियम। बोरॉन का बेरिलियम से कम क्यों है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो इसे डिस्कस करते। तो क्या है, बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p1 और इसका होगा 1s2 2s2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला सेल कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा सेल कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, दोनों s ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। उन्होंने कहा है कि बेरिलियम का यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है और बोरॉन की ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो देखना है इसका क्यों। तो बेरिलियम लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल। तो बेरिलियम 2s से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और बोरॉन क्या कर रहा है, 2p से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ओके, हमने देखा था s ऑर्बिटल से एनर्जी निकालने के लिए क्या करेगी, लगेगी ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन होता है वो मोर होता है, इसलिए तो क्या होगा, 2p इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली क्या होगा, रिमूव होगा एज कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन। तो एज सिंगल भी है और क्या है, ये ऑर्बिटल बड़ा भी है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल इजीली क्या हो सकता है, निकल सकता है। यहाँ पे देखो ये छोटा भी है और पेयर्ड भी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड होगा। इसीलिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन होता है बेरिलियम का वो ज़्यादा होता है बोरॉन से। मतलब बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देने का काम है एज कंपेयर टू बोरॉन। यहाँ पे कम एनर्जी लगती है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वहीं पे दिया है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। सिर्फ मैं लास्ट ऑर्बिटल को ड्रॉ कर रही हूँ अभी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है ये हाफ फील्ड कंडीशन है और हाफ फील्ड कंडीशन कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो इसके लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब नाइट्रोजन अपने p ऑर्बिटल में से हाफ फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा। और यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड होगा। तो ऑक्सीजन इजीली क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है ताकि हाफ फील्ड कंडीशन आके वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो लिखोगे कैसे, ऑक्सीजन लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबली ऑक्युपाइड 2p ऑर्बिटल। ये डबली ऑक्युपाइड 2p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो रिमूव करता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इजियर टू लूज। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है तो ये इजीली क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है फ्रॉम द 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये क्या है, सिंगली ऑक्युपाइड, जिसे हम हाफ फील्ड कंडीशन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्टेबल होती है। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कंडीशन अचीव करता है, इसलिए कम एनर्जी में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली निकलने नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी इसकी कंडीशन क्या है, स्टेबल है। तो इसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये इजीली कम एनर्जी में भी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिलिकॉन 780, फॉस्फोरस 1060, क्लोरीन का है यहाँ पे 1255 किलोजूल पर मोल। उसी पे उन्होंने कहा है प्रेडिक्ट वेदर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर विल बी क्लोजर टू क्या क्लोज होगा 1000 और 12000 के बीच में। 1000 के क्लोज आएगा या फिर 12000 के क्लोज आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो चलो इन सबको देख लेते हैं। तो ये क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, सिलिकॉन 14 नंबर, फॉस्फोरस 15 नंबर, सल्फर 16 नंबर और क्लोरीन 17 नंबर। ऐसा इनका इलेक्ट्रॉनिक ऐसी पोजीशन है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लास्ट का ही लिख रही हूँ मैं, 1s2 2s2 2p, कितना आएगा इसका 6, और क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो मतलब इनका p ऑर्बिटल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। हमें इसका पूछा है कि 1000 के क्लोज होगा या 12000 के क्लोज होगा। तो देखो अभी, एज मूव अक्रॉस द पीरियड, ये थर्ड है, पीरियड थर्ड की बात हो रही है। इनका पीरियड कौन सा है, थर्ड है। पहला होता है हाइड्रोजन का, दूसरा लिथियम का, और इनका थर्ड पीरियड है। तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, फ्रॉम सिलिकॉन टू क्लोरीन। क्या होगा, सीक्वेंस में आते ही द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका देखो यहाँ पे 3s2 3p2 3p3 3p4 और 3p5 होगा रिस्पेक्टिवली। तो p ऑर्बिटल से इनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकलना है। ओके, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सल्फर की बात करें हम, बाकी लोगों का तो दिया है। तो सल्फर में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका, तो क्या होगा, वो हाफ फील्ड होगा और क्या होगा, स्टेबल होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा सल्फर का विल बी लोअर देन द फॉस्फोरस, इससे भी कम होगा। ये देखो ऑक्यूपाइड है कम्प्लीटली। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन, मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो क्या लिख सकते हो, दस द फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ सल्फर इज लोअर दैन, इसकी वैल्यू कितनी थी, इससे भी कम होगी। तो इससे कम मतलब किसके क्लोज होगी, अबाउट 1000 के क्लोज होगी। तो ये क्या होगी, इट इज़ नियर और क्लोज टू 1000 किलोजूल पर मोल, नॉट क्लोज टू 12000, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे भी कम है। तो 12000 तक जाने की बात ही नहीं। इसका कितना आ रहा है, 1600, तो इसका उससे भी कम है, मतलब कहाँ आएगा, अराउंड 1000 आएगा, 1200 तक कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा, क्या लिखोगे, सल्फर विल बी क्लोज टू द 1000 किलोजूल पर मोल एंड नॉट क्लोज टू 1200 किलोजूल पर मोल, क्योंकि इसका क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे क्या है, सारे अनपेयर्ड है, स्टेबल कंडीशन है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी रिमूव करने के लिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है हमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे डेल्टा EgH से दिखाया जाता है। ओके, तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी, कभी कभी आता है एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या होगा, द एंथैल्पी चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द गैसियस एटम। जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन शॉर्ट क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होते हैं जनरली नॉन मैटर, उनके लास्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सपोज एक से गैसियस स्टेट में, हैलोजन है से समझो, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या किया, X- आयन फॉर्म किया, तब यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता था तब क्या करना पड़ता था, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो स्टेबल बन जाता है। तो स्टेबल होने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी को लूज कर देगा। कोई भी चीज़ क्या होती है, लोअर एनर्जी में क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके X- आयन फॉर्म करके स्टेबल हो रहे, मतलब वो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसे डेल्टा EgH से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक एनर्जी है, इसका भी यूनिट क्या होगा, किलोजूल पर मोल ही होगा। तो यूनिट सेम रहेगा, किलोजूल पर मोल। तो जो डेल्टा EgH होता है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। यूनिट सेम होगा, किलोजूल पर मोल। ये डिपेंड होगा प्रोसेस पे, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है, उस पर डिपेंड होगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर निगेटिव आएगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि पॉजिटिव कब आती है और निगेटिव कब आती है।
तो दो टाइप का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। गेन करना मतलब क्या होगा, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हो सकता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हो सकता है। तो ये क्या है, इसके वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते, यूनिट सेम होगा किलोजूल पर मोल। चलो अभी वेरिएशन देखना है हमें अलोंग पीरियड में क्या वेरिएशन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू कहा जाते हैं राइट जाते पीरियड में पीरियोडिक टेबल की, तो क्या होगा, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर निगेटिव। ये क्या होगा, मोर निगेटिव हो जाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये क्या होगा, मोर निगेटिव होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का क्या होगा, मोर निगेटिव वैल्यू आएगी, इस साइड से इस साइड जा रहे, ओके, मोर निगेटिव आएगी वैल्यू। और सेकंड लास्ट जो एलिमेंट होते हैं विल इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। तो क्या होता है यहाँ पे, मोर निगेटिव वैल्यू आएगी सेकंड लास्ट तक, मतलब फ्लोरीन तक ही, उसके बाद तो इनर्ट गैसेस ही है यहाँ तक। दिस इज बिकॉज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक, हमें पता है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन एडिशन कर रहे हैं हम, इट टेक प्लेस द सेम शेल। तो सेम शेल में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। तो क्या होगा, इट इज़ वेरी इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल एटम। तो स्मॉल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी एटम को ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या होती जाएगी, मोर निगेटिव होती जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, मोर निगेटिव होती जाती है, ज़्यादा निगेटिव होती जाएगी, ओके। ग्रुप में क्या होगा वो देखते हैं। हमने पीरियड में तो देखा लेफ्ट टू राइट क्या होगी वैल्यू, मोर निगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव। तो ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम लेस निगेटिव वैल्यू होगी, ओके। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी, लेस निगेटिव वैल्यू होगी। दिस इज बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ओके। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर और ही न्यूक्लियर चार्ज होता है, उतना ही नंबर होता है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो भी इंक्रीज होगा। शेल नंबर भी उसके साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक शेल क्या होते जाता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसकी वजह से ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगा जो लार्ज एटम होंगे उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हैज़ द एडेड टू फर्दर शेल, बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता जाएगा, लेस निगेटिव होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको याद रखना है, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, मोर निगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, लेस निगेटिव वैल्यू होगी। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हैलोजन हैव हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पीरियोडिक टेबल में तो 18 नंबर का तो इनर्ट गैस होता है, उसे छोड़ देते हैं। 17 नंबर का होता है हैलोजन, मतलब सेकंड लास्ट ग्रुप होगा, ओके, लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा, ऐसे होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन। इनका निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, हाई होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या होगा, हैलोजन हैव द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका क्या होता है, NH2 NP5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसे होगा, सब हैलोजन का ऐसे होता है। मतलब और एक इलेक्ट्रॉन होता तो उनका क्या होता, इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता। लास्ट इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बनेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, एज लाइक द स्टेबल नोबेल गैसेस कन्फिग्रेशन। तो हैलोजन जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट है।
इनका क्या होता है, हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, निगेटिव होता है। इनको जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या है, इनर्ट गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इनर्ट गैसेस एग्जिबिट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनर्ट गैसेस की क्या होगी, इनर्ट गैसेस मतलब ग्रुप 18, इनकी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ऐसा क्यों पूछा है, तो क्यों होगी इनकी पॉजिटिव वैल्यू। तो जो नोबेल गैसेस होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट होते हैं इनके। हीलियम डुप्लेट कंप्लीट है, उसके बाद नियॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाद आर्गॉन ऑक्टेट कंप्लीट है। सबका ऐसे होगा कि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेंगे तो इनके पास जगह ही नहीं है, इनका लास्ट सेल ऐसे कंप्लीटली फिल्ड है। देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, आगे का नया ऑर्बिटल लगेगा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते ये, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इनके पास जगह नहीं है क्वांटम नंबर में, तो ये क्या करेंगे, एक नया ऑर्बिटल लेंगे जिसमें इनको रखना पड़ेगा, और इसके वजह से इनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का है, गिव रीजन फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन क्लोरीन। तो फ्लोरीन को लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन क्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 27, इसका होगा 287। ओके, तो यहाँ पे देख लो, द लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज। इसकी साइज क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू। तो देखो यहाँ पे 2 ही शेल है न्यूक्लियस के बाद, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद कितने शेल है, 3 है, मतलब इसकी साइज क्या है, फ्लोरीन की छोटी है एज कंपेयर टू क्लोरीन। एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू 2p ऑर्बिटल इन फ्लोरीन लीड्स द ग्रेटर रिपल्शन दैन द एडेड इलेक्ट्रॉन इनटू 3p। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस से ये क्लोजर है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो रिपल्शन इंक्रीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए रिपल्शन भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये अपने 3p में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, ये अपने 2p में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है। ओके, तो 3p में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रिपल्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, जब 2p में ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होगा। इसलिए फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की लेस एफिनिटी मतलब ज़रूरत होती है, और क्लोरीन को ज़्यादा होती है। क्लोरीन ईजिली अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है। नेक्स्ट और एक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। तो पहली पेयर दी उन्होंने क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होंगे वो, तो ग्रुप में एक के नीचे एक होते। तो देखो क्या होगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ब्रोमीन हैविंग द हायर एटॉमिक नंबर एंड क्लोरीन हैविंग द लेस। तो इसका 17 नंबर है, इससे ज़्यादा इसका होगा। ओके, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है और ब्रोमीन का क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। दोनों भी हैलोजन फैमिली को क्या करते, बिलोंग करते। तो क्या होगा, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे डाउन में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एडेड टू द फर्दर शेल। तो फर्दर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, विच रिलीज द एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, लेस निगेटिव होगा डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे लेस निगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो क्या होगा, क्लोरीन की मोर निगेटिव वैल्यू होगी, मोर निगेटिव वैल्यू होगी, और जो ब्रोमीन की होगी, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, लेस निगेटिव वैल्यू होगी। तो उन्होंने वही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि किसकी मोर निगेटिव वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जब जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो मोर निगेटिव वैल्यू क्या होती है, निगेटिव वैल्यू कम कम होती जाती है। सेकंड पेयर उन्होंने कहा है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब ये पीरियड की बात हो रही है अभी।
ओके, तो पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 है। तो देखो अभी क्या होगा, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, तो ये दोनों भी सेकंड पीरियड को क्या करते हैं, यहाँ पे बिलोंग करते, दोनों भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, न्यूक्लियस ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके रखता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन कैन एडेड मोर इजीली, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और इजी जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन की क्या होती है, मोर निगेटिव वैल्यू होगी, जितनी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा उतना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा होगा। और ऑक्सीजन की क्या होगी, लेस निगेटिव वैल्यू होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इन दोनों में ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो डेफिनेशन आता है आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, सपोज हाइड्रोजन और फ्लोरीन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड से क्या किया है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में क्या होगा, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये क्या करते हैं, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये भी अपनी तरफ क्या है, खींचने की कोशिश करता है। तो जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो पावर होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की पेयर थोड़ी सी इसके न्यूक्लियस की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो क्या होगा, एबिलिटी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, जब कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा क्या है, बॉन्ड के बाद ही आती। तो जो एबिलिटी होगी कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ खींचने की जो एबिलिटी होगी उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसे EN से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो अभी इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, जब 2 एटम डिफरेंट एलिमेंट के क्या करते, कोवैलेंटली बॉन्ड को करते, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते, वो क्या करते, शेयर करते। तो अगर हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो उन्होंने क्या किए, शेयर किए, तो उसे क्या करते, ये इक्वली क्या करते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते। लेकिन जब 2 डिफरेंट एटम इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर करते तब वो क्या करते, अनइक्वल। यहाँ पे दोनों की फोर्स सेम होगा, दोनों का पावर सेम होगा, दोनों की एबिलिटी सेम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी डिफरेंट होगी। इसलिए 2 atoms of different element form the covalent bond, the electron pair is shared unequally। क्या एक्चुअल क्या तय हुआ था कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और स्टेबल होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो ये अपनी तरफ खींचता है और ये अपनी तरफ खींचता है, तो ये क्या होगा, शेयरिंग अनइक्वल होता है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की पेयर उसकी तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है, अट्रैक्शन फोर्स, जो न्यूक्लियस की तरफ क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का, तो अट्रैक्शन फोर्स को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं बिटवीन द कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, इट टेक प्लेस यूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करता है ये, तो इसके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास कितने, देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह हेल्प से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है, तो इनकी ज़्यादा होती है। तीसरा है, इट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस पर भी क्या होता है, ये डिपेंड होता है कोवैलेंटली बॉन्ड में। और चौथा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के नेचर को भी ये प्रेडिक्ट करता है। स्ट्रांग बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उस बॉन्ड को कैसे क्या करेगा, हेल्ड करके रखेगा। तो इतने सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है। अभी हमें देखना है कि अक्रॉस पीरियड क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो चलो पहले देखते हैं कि अक्रॉस पीरियड क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो पीरियड में जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। इसके वजह से क्या होता है, जो अट्रैक्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है कोवैलेंटली बॉन्ड, उसे क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी।
मतलब लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जब जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है। ये हो गया अक्रॉस द पीरियड, मतलब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उससे ज़्यादा बेरिलियम की होगी, उससे ज़्यादा बोरॉन की होगी, उससे ज़्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे हाईएस्ट होगी फ्लोरीन। इनर्ट गैसेस इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। ओके, ये हो गया अक्रॉस द पीरियड। अभी हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, फ्रॉम डाउन द ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा। तो ग्रुप में क्या होगा, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल, वैलेंस शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। पहले के पास एक होता है, दूसरे के पास 2, 3, ऐसे वैलेंस शेल क्या होते हैं, इंक्रीज। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होगा। साइज एटम की क्या होगी, इंक्रीज होती है, क्योंकि एक ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे टेंडेंसी में क्या होता है, अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन की होगी, उससे कम ब्रोमीन की होगी, उससे कम आयोडीन की होगी, और लास्ट में सबसे होगी 80 की। मतलब हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तब भी फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो फ्लोरीन हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमॉन्ग द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इन पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उन्होंने कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा है उन्होंने। तो दोनों टर्म को हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है, और इन दोनों में से हम कौन सी एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा पूछा है उन्होंने। दोनों में से कौन सा मेजर होगा एक्सपेरिमेंटली। तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिटरमाइन बाय द एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट से इसे क्या किया था, डिटरमाइन किया था। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल स्केल यहाँ पे यूज़ किए थे, एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डेवलप किया गया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉलिंग, उनको पॉलिंग स्केल ही कहा जाता है। उन्होंने जो स्केल लगाए थे उसे कहा जाता है पॉलिंग स्केल। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से इसे डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द वन यूज्ड मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है, मतलब कितने अमाउंट में एनर्जी लगती है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटी हमें पता चलती है। विच बी एडेड द मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो क्या होगा, लास्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, वो आता है इन किलोजूल पर मोल में। तो किलोजूल पर मोल में ये क्या है, क्वांटिटी मिलने वाली है। तो इसे हम एक्सपेरिमेंट से मेजर, ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट से ही मेजर की जाती है, लेकिन दोनों भी एक्सपेरिमेंट से मेजर करने वाले टर्म है, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लिनस पॉलिंग। इन 1922 इन्होंने क्या किया था, वैल्यू डिटरमाइन किए थे, और इन्होंने बताया था फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी 4.0। ओके, सबसे हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन होगा। लेफ्ट टू राइट फ्लोरीन तक इंक्रीज होता है और फ्लोरीन के नीचे डिक्रीज होने लगता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्होंने दी थी 4.0, इसे पॉलिंग स्केल कहा जाता है। तो ये जो पॉलिंग स्केल है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ये स्केल मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देती हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। 105 पे दिया है, उन्होंने बताया था कि किसका कितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उस स्केल को यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, उन्होंने कहा है एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी 1.0, 2.0, 15.5, 3.0 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी क्यों है। तो क्या करते हैं, ये सेम पीरियड के मेंबर है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, फिर बोरॉन का, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, और नाइट्रोजन का क्या होगा 7 होगा, मतलब बीच में क्या है, कार्बन भी है। तो यहाँ पे कितना है,
बेरिलियम यहाँ पे है। तो देखो ऐसे, तो ये क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएंगे। तो क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू द सेम पीरियड एज वी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए लिथियम की 1.0 है, बेरिलियम की 1.5 है, बोरॉन की 2.0 है, और यहाँ पे कार्बन है एक्चुअली, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, इसकी कितनी है 3.0। इसीलिए क्या होगी, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, रिस्पेक्टिवली क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसे एक पॉलिंग स्केल में भी दिखाया गया है। तो एक बार आप क्या करो, टेक्स्ट बुक में जो स्केल दिया है उसे देख लो, उस स्केल के हिसाब से मैं कुछ एलिमेंट्स का आपको लिख देती हूँ। क्या दिया है उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन का 2.1 होगा, लिथियम का 1.0 होगा, सोडियम का उन्होंने दिया है 0.9, टॉप टू बॉटम रिड्यूस होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से इसे डिटरमाइन किया था। ओके, और CS का होगा 0.7। उसके बाद लिथियम के बाद उन्होंने बेरिलियम बताया 1.5, मैग्नीशियम बताया उन्होंने 1.2, फिर बोरॉन 2.0, एल्यूमिनियम 1.5, फिर कार्बन 2.5 और सिलिकॉन 1.8। ऐसे करते करते उन्होंने फ्लोरीन को बता दिया कि इसका कितना होगा 4.0। उसके बाद आता है क्लोरीन 3.0। तो ये क्या होगा इनका, तो अगर हम लिखना चाहें तो सबसे हाईएस्ट होगी फ्लोरीन, इसकी होती है 4.0, फिर आता है ऑक्सीजन, इसका होता है 3.5, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया। फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का क्या होगा, सेम होगा, इसका होता है 3.0। तो ऐसे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके, फिर आएगा Br, इसका ऑलमोस्ट होता है 2.8। तो ऐसे क्या होगा इसका सीक्वेंस, तो सबसे हाईएस्ट होगा फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है इन पीरियोडिक टेबल। तो क्या होगा पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है। आज हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे। हमने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, जहाँ पे हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे, और केमिकल रिएक्टिविटी के चेंजेस कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक है। उससे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से समझ लो, ताकि सारे वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।